राजस्थान पब्लिक स्कूल पाउटा की ऑनलाइन क्लासों में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य के व्याकरण टॉपिक शब्द शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के दो पार्ट हैं, एक व्यवहारिक व्याकरण है, दूसरी रचनात्मक व्याकरण। आज हम व्यवहारिक व्याकरण में अनिवार्य हिंदी का एक 2 नंबर का बिंदु है शब्द शक्ति। तो आज हम शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। क्या है शब्द शक्ति? दोस्तों, अगर हम शब्द शक्ति का समास विग्रह करें तो इसका अर्थ होता है शब्द की शक्ति। शब्द की शक्ति, जैसा कि कोई शब्द है, शब्द का अर्थ होता है। अब शब्द में जो अर्थ छिपा है, शब्द में निहित अर्थ का पता जिस शक्ति के द्वारा लगता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द शक्ति की एक सामान्य परिभाषा शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द है, शब्द में अर्थ छिपा होता है, शब्द में निहित अर्थ का बोध हमें जिस व्यापार, दशा, संगठना या वृत्ति से होता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। यानी शब्द में निहित अर्थ का पता जिस शक्ति के द्वारा, जिस वृत्ति के द्वारा हमें लगता है, शब्द के अर्थ का बोध हम जिस शक्ति के द्वारा कर पाते हैं उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। दोस्तों, शब्द और शब्द में निहित अर्थ, यानी एक ही शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। अब उस अर्थ का पता जिस शक्ति के द्वारा, संगठना के द्वारा या व्यापार या दशा के द्वारा लग पाता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। उसके बाद एक शब्द है शब्द शक्ति, यानी शब्द के अर्थ को प्रकट कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। हम बात करें कि ये शब्द हैं, ये कितने प्रकार के हैं। हिंदी में अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द को 3 भागों में बांटा गया है। पहले जो शब्द हैं वो हैं वाचक, दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो हैं लक्षक, और तीसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो हैं व्यंजक। एक बार फिर से, शब्द शक्ति क्या है? शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। यह जिस व्यापार, दशा, संगठना, वृत्ति के द्वारा हमें शब्द में निहित अर्थ का बोध होता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। यानी शब्दों के विभिन्न प्रकार माने गए हैं, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। पहले हम देखते हैं कि वाचक शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ प्रकट करते हैं। वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात जिन शब्दों से अपना मूल अर्थ प्रकट होता है। वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ प्रकट करते हैं, जिन शब्दों से सामान्य या मूल अर्थ प्रकट होता है वो शब्द कहलाते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्दों से जो अर्थ निकलता है उस अर्थ को हम वाच्यार्थ कह सकते हैं। उन शब्दों को या उस अर्थ को हम सामान्य अर्थ कह सकते हैं। वे शब्द जिनसे उनका मूल अर्थ, सामान्य अर्थ प्रकट होता है या उनका वास्तविक अर्थ प्रकट होता है उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं, और इनसे निकलने वाला जो अर्थ है वो वाच्यार्थ या सामान्य अर्थ कहलाता है। दोस्तों, याद रखना, जहाँ सामान्य अर्थ या मूल अर्थ प्रकट होता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है, जो अभी हम पढ़ेंगे। दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो हैं लक्षक शब्द। वे शब्द जो
मूल अर्थ के अलावा लक्षणों के आधार पर अर्थ बोध कराते हैं, या लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट करते हैं, या जिन शब्दों से लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट होता है उन शब्दों को हम लक्षक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से लक्षणों के आधार पर अर्थ बोध हो उन शब्दों को हम लक्षक शब्द कहते हैं। और इन लक्षक शब्दों से जो अर्थ निकलता है अर्थ कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो है व्यंजक शब्द। वे शब्द जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। वे शब्द जो न सामान्य अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, ना लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट कर रहे हैं, केवल विशेष अर्थ को, कोई अन्य अर्थ, कोई तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, उन शब्दों को हम व्यंजक शब्द कहते हैं। इनसे निकलने वाला जो अर्थ है, यानी व्यंजक शब्दों से निकलने वाला जो अर्थ है उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शब्द शक्ति। अगर हम इसका विग्रह करें तो शब्द की शक्ति अर्थात शब्द की में निहित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। यूँ कह सकते हैं हम, जिस शक्ति के द्वारा शब्द में छिपे या निहित अर्थ का बोध होता है, पता लगता है, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। क्योंकि शब्द शक्ति पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाचक शब्द, वे शब्द जिनसे उनका सामान्य अर्थ निकलता है या जिनसे सामान्य अर्थ प्रकट होता है, उनका मूल अर्थ प्रकट होता है, उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। वाचक शब्दों से निकलने वाला जो अर्थ है उसे वाच्यार्थ या सामान्य अर्थ कहते हैं। और जहाँ वाच्यार्थ या सामान्य अर्थ निकलता है वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा लक्षक शब्द, वे शब्द जिनसे लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट होता है, उन शब्दों को हम लक्षक शब्द कहते हैं, और इनसे जो निकलने वाला अर्थ है उसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो हैं व्यंजक, अर्थात जो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं या जिन शब्दों से विशेष अर्थ निकलता है, कोई अन्य अर्थ निकलता है, उन्हें हम व्यंजक शब्द कहते हैं। और व्यंजक शब्दों से निकलने वाला जो अर्थ है उन्हें हम व्यंग्यार्थ कहते हैं, या उस अर्थ को हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। अब हमारे पास एक परिणाम निकल कर आया कि अर्थ के आधार पर शब्द 3 प्रकार के, यानी हमने अर्थ के आधार पर शब्द की श्रेणी बांटी 3, यानी अर्थ के आधार पर, यानी शब्द 3 प्रकार के तो अर्थ भी 3 प्रकार के। एक जो अर्थ है उसे आप सामान्य अर्थ या वाच्यार्थ कह रहे हैं। दूसरे प्रकार का जो अर्थ है उसे आप लक्ष्यार्थ, और तीसरे प्रकार का जो अर्थ है उसे हम व्यंग्यार्थ कह रहे हैं। शब्द 3 प्रकार के और शब्द का अर्थ 3 प्रकार से प्रकट हो रहा है, और हम पढ़ रहे हैं शब्द शक्ति, अर्थात शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। अब शब्द 3 प्रकार के और अर्थ भी 3 प्रकार के, इस आधार पर हम शब्द शक्ति के भेद पढ़ते हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अभिधा, नंबर 2 लक्षणा, और नंबर 3 व्यंजन। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। पहली है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। हम सबसे पहले देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभी हम पढ़ चुके हैं शब्द शक्ति क्या है। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि शब्द अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, और शब्द का 3 तरह से अर्थ निकलता है, सामान्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। शब्द शक्ति पहले हम पढ़ रहे हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति क्या है?
अभिधा शक्ति जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ निकलता हो, जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ निकलता हो वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। अर्थात जहाँ शब्द को सुनते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना किसी बाधा के सरलता से समझ जाता है, समझ लेता है, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। अर्थात शब्द के मूल अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। हम यूँ कह सकते हैं शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, या जहाँ पर शब्द का सामान्य अर्थ निकलता हो, प्रचलित अर्थ निकलता हो, सांकेतिक अर्थ निकलता हो, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अर्थात शब्द को सुनते ही पाठक या श्रोता उस शब्द का सबसे सरल एवं प्रचलित अर्थ बिना किसी बाधा के सहजता से समझ लेता है, उसे या वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहाँ अभिधा शब्द शक्ति, वहाँ शब्द वाचक शब्द होते हैं। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं वाचक शब्द क्या है, जिनसे कोई सामान्य अर्थ निकलता हो, उनका मूल अर्थ निकलता हो, उनका सांकेतिक अर्थ निकलता हो, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, या शब्द को सुनते ही पाठक या श्रोता उसके सबसे सरल एवं प्रचलित अर्थ को बिना किसी बाधा के सरलता से समझ जाता है, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है, या उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है या जहाँ सामान्य अर्थ निकलता है, उन शब्दों को हम वाचक शब्द कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति से निकलने वाला जो अर्थ है उसे हम अभिधेयार्थ कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ कहते हैं। हम उसे मूल अर्थ भी कह सकते हैं। वह सामान्य अर्थ भी होता है, उसे वाच्यार्थ भी कहा जाता है। अभिधा शब्द शक्ति से निकलने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ, मूलार्थ, सामान्यार्थ या वाच्यार्थ कहा जाता है। और जहाँ अभिधेयार्थ, मूलार्थ, सामान्यार्थ या वाच्यार्थ निकलता है, वहाँ पर शब्द हमेशा कौन से होते हैं, वो वाचक शब्द होते हैं। अब ये वाचक शब्द क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, हम देखते हैं वाचक शब्दों के भेद। वाचक शब्दों के भेद या वाचक शब्दों के प्रकार। वाचक शब्द 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 योग रूढ़ या योगारूढ़ शब्द। शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, या शब्द को सुनते ही पाठक या श्रोता उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना किसी बाधा की सहजता से समझ लेता है, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है वहाँ वाचक शब्द होते हैं। अभिधा या वाचक शब्दों से निकलने वाले अर्थ को हम वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ या सामान्य अर्थ कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वाचक शब्द कितने प्रकार के हैं, वाचक शब्दों के भेद। वाचक शब्द 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले हम देखते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जिनका विश्लेषण संभव नहीं है, यानी सीधे परिभाषा में हम यूँ कह सकते हैं जो केवल वर्णों के योग से मिलकर बने होते हैं,
किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं, यानी वे शब्द जिनकी रचना केवल वर्णों के योग से हुई है, किसी प्रत्यय या प्रकृति के योग से नहीं, जिनका विश्लेषण संभव नहीं। हम सरल भाषा में यूँ कह सकते हैं कि जो केवल सिर्फ वर्णों के योग से बने हो, जिनके निर्माण में किसी दूसरे शब्द का कोई योगदान नहीं हो। या आप यूँ कह सकते हैं कि अगर किसी रूढ़ शब्द का अगर आप विश्लेषण करें तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्णों में टूटता है, किसी शब्द में नहीं। तो वे शब्द जो केवल वर्णों के योग से बने होते हैं, जिनके निर्माण में किसी दूसरे शब्द का कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात तथा जो अपना एक सामान्य अर्थ प्रकट करते हैं या अपने एक सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे एक शब्द है राम। इस राम शब्द में अगर हम इसका विश्लेषण करें तो ये राम शब्द केवल र आ और में टूट जाएगा। इसमें या इसके रचना में किसी दूसरे शब्द का या किसी प्रत्यय आदि का कोई योगदान नहीं है। तो ये जो राम शब्द है ये रूढ़ शब्द है। भारत, पुस्तक, ये शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं क्योंकि इनका निर्माण, इनकी रचना सिर्फ वर्णों के योग से हुई है। अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो सिर्फ ये वर्णों में टूटेगा, ना कि शब्द में, इसलिए इन शब्दों को हम कहेंगे रूढ़ शब्द। दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो हैं यौगिक। योग में एक प्रत्यय जुड़ा है, उसे बना यौगिक, अर्थात वे शब्द जो प्रकृति और प्रत्यय के योग से बने होते हैं। वे शब्द जो प्रकृति व प्रत्यय के योग से बने होते हैं। सरल भाषा में ये हम यूं कह सकते हैं कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तथा अपना सामान्य अर्थ प्रकट करते हैं। यानी रूढ़ शब्द केवल वर्णों के योग से मिलकर बने होते हैं, उनका हम विश्लेषण नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो यौगिक, जो प्रकृति और प्रत्यय के योग से बने होते हैं, अर्थात उनका विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरे रूप में हम यूँ कह सकते हैं कि जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं तथा अपना सामान्य अर्थ प्रकट करते हैं। यानी यौगिक शब्दों का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो वो दो अलग अलग रूढ़ शब्दों में टूट जाता है। जैसे देखना, एक शब्द है पुस्तक और दूसरा जो शब्द है वो है आलय। पुस्तक अपने आप में रूढ़ शब्द है, आलय अपने आप में रूढ़ शब्द है। ये दो शब्द मिलकर, यानी एक रूढ़ और दो रूढ़, दो ये रूढ़ शब्द मिलकर एक तीसरा जो शब्द बनाएंगे वो होगा पुस्तकालय। अब पुस्तक का अर्थ भी अपना एक मूल सामान्य अर्थ है। पुस्तक किताब, आलय स्थान, इसका भी अपना मूल अर्थ है। ये दो शब्द मिलकर एक तीसरे शब्द का निर्माण कर रहे हैं, पुस्तकालय। इसका भी अपना एक सामान्य अर्थ है। पर दोस्तों ये शब्द कैसा होगा? ये यौगिक शब्द होगा, जो प्रत्यय और प्रकृति के योग से मिलकर बना। सीधे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि जो शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से मिलकर बने हो वो शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो हैं योग रूढ़ शब्द। जो रूढ़ शब्द हैं उनका हम विश्लेषण नहीं कर सकते, वो केवल वर्णों के योग से मिलकर बने होते हैं। यौगिक शब्द जो प्रकृति और प्रत्यय के योग से बने होते हैं। सरल भाषा में यूँ कह सकते हैं कि जो शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं उनका विश्लेषण किया जा सकता है, उनका अपना एक सामान्य अर्थ निकलता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के जो शब्द हैं वो हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द नाम से स्पष्ट है, जो यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं वो
योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात क्या है योग रूढ़ शब्द? वे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन किसी निश्चित या सांकेतिक अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी वे शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी योगी के अपने आप में इनकी खास विशेषता है कि वो किसी एक निश्चित अर्थ संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। उनका किसी एक कोई निश्चित सांकेतिक अर्थ निहित होता है, केवल उसी संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे देखना, एक शब्द है जलस। अगर हम इसका विश्लेषण करें, क्योंकि योग रूढ़ शब्द है, उनका विश्लेषण हो सकता है, तो ये सहजता से टूट जाएगा। जल प्लस जय, जल यानी पानी में और जय यानी जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। अब अगर हम इनका सामान्य अर्थ देखें तो जल में उत्पन्न होने वाला मोती भी है, मीन भी है, शैवाल भी है और कमल भी है। लेकिन जलज जो शब्द है वो हमेशा एक निश्चित अर्थ संदर्भ में प्रयुक्त होता है, सिर्फ कमल के लिए। दूसरा शब्द गिरधर। इस शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो ये भी दो में टूट जाएगा। गिर यानी गिरी, धर यानी धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला। अब पर्वत को धारण करने में श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, लेकिन गिरधर और गिरधर जो शब्द है हमेशा हमेशा किसके लिए प्रयुक्त होता है? कृष्ण के लिए, यानी इसका निश्चित अर्थ है। और जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन निश्चित या किसी सांकेतिक अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। तो हम पढ़ रहे थे अभिधा शब्द शक्ति। शब्द के या शब्द का सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है या जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ निकलता है, वहाँ पर वाचक शब्द होते हैं। जहाँ वाचक शब्द होते हैं वहाँ पर सामान्य अर्थ निकलता है। अभिधा या वाचक शब्दों से निकलने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ या फिर हम सामान्य अर्थ कहते हैं। जो वाचक शब्द हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द जिनका विश्लेषण संभव नहीं, जो केवल वर्णों के योग से मिलकर बने होते हैं। दूसरे यौगिक शब्द जो प्रकृति और प्रत्यय के योग से बने होते हैं, जिनका विश्लेषण किया जा सकता है, यानी जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं और अपना एक सामान्य अर्थ देते हैं। योग रूढ़ शब्द जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन किसी निश्चित अर्थ संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, वो शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ रहे थे अभिधा शब्द शक्ति। शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहां प्रत्येक शब्द अपने आप में वाचक है, प्रत्येक शब्द अपना सामान्य अर्थ दे रहा है। मोहन एक लड़का है, पुस्तक किताब है, पढ़ रहा है, क्रिया कर रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। वाक्य को पढ़ते ही सरलता से इसका समझ में आ रहा है कि मोहन पढ़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए अभिधा शब्द शक्ति है। यहाँ जो शब्द है वो वाचक है और प्रत्येक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ है। दूसरा, रमेश पत्र लिख रहा है, पत्र लिखता है। गाय चर रही है। इन दोनों वाक्यों में जो करता है, इधर रमेश है वो पत्र लिखने की क्रिया कर रहा है, इधर गाय पशु है वो चर रही है। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। उदाहरण के तौर पर देखें, एक कविता की पंक्ति, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है कि सूर्यास्त होने का वक्त था, संध्या के समय जो आसमान था वो लाल हो गया था। अर्थात पढ़ते ही उसका सरलता से अर्थ समझ में आए, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। थैंक यू दोस्तों, अगली क्लास में हम आगे देखेंगे।